इवनिंग बच्चों, मैं हूँ ललिता मैडम। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7वीं की विज्ञान पढ़ाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पादपों में पोषण। पादपों में पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे। पादप का मतलब पहले तो हम क्या करेंगे, पाठ का मतलब समझेंगे। पाठ का नाम क्या है? पादपों में पोषण। जैसे पादप, पादप किसे कहते हैं? बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। पादपों का मतलब होता है पौधे। पौधे में पोषण मतलब पौधों को पोषण कैसे प्राप्त होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, हम पढ़ते हैं। हम लोगों ने या आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सभी जीव या पौधे या कोई से भी जो जीवित होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। अब वो भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? या तो अपना भोजन खुद बनाएंगे या फिर अपना भोजन किसी और के ऊपर निर्भर होकर भोजन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि भोजन या पोषक तत्व प्राप्त होने के लिए हमें कौन से तत्वों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने छठी में पढ़ा था कि पोषक तत्व क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर दूसरा है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा और विटामिन और खनिज, ये क्या है? हमारे पोषक तत्व। ठीक है, ये नोट करना है बच्चों और पढ़ना है, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो ये हमारे शरीर के पोषक तत्व है और भोजन के वे घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उसे हम पोषक कहते हैं। और आवश्यकता ये हमारे शरीर में सभी मौजूद होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, या तो वो खुद बनाते हैं या फिर किसी के ऊपर निर्भर होते हैं। तो देखिए, अब पादपों में पोषण की विधि। पादपों में मतलब पौधे, ठीक है। पौधे में पोषण की विधि। अब पौधे कैसे पोषण करते हैं? कौन सी विधियां होती है? तो बहुत सारे पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी या फिर विषमपोषी, या तो खुद अपना भोजन बनाएंगे या फिर किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सजीवों द्वारा भोजन करने की या उसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। अब वो पोषण क्या होता है जिसमें पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी
या फिर स्वपोषण या स्वपोषण कहलाता है। अपना भोजन खुद बनाते हैं या स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। और दूसरी ओर अधिकतर जंतु जो अन्य जीव या दूसरे पौधे या जीव जंतु के ऊपर निर्भर होते हैं, पादपों द्वारा भोजन को संश्लेषित करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विषमपोषी। मतलब विषम मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। ठीक है, अब आगे देखो कि अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य प्रक्रिया कहाँ स्थित होती है। अब बच्चों के मन में यह सवाल उठता है कि बच्चों की जो खाद्य प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर स्थित होती है, और क्या वो भोजन पादप सभी भागों में भोजन निर्मित कर सकते हैं और या फिर विशेष भागों में। तो चलो देखते हैं हम आगे कि प्रक्रिया किसे कहते हैं, भोजन वो कहाँ पर संग्रहित करके रखते हैं, भोजन को कैसे वो कहाँ पर ग्रहण करते हैं। जैसे मानव है, जीव जंतु है, उनके अंदर तो हम सभी ने देखा होगा कि भोजन वो इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन पौधों में ऐसा अंग दिखाई नहीं देता है। तो उसकी खाद्य प्रक्रिया क्या है? तो देखो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ पढ़ेंगे आज। पत्तियां पादप की खाद्य प्रक्रिया है। मतलब जो पत्तियां, पौधे की जो पत्तियां होती है वो उसकी खाद्य प्रक्रिया कहलाती है। पादपों में खाद्य प्रक्रिया पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। ठीक है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचना चाहिए। मृदा में उपस्थित जल और खनिज मूल अवशोषित किए जाते हैं तथा तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। तो बच्चों यहाँ पर पढ़िए, अपने आप सभी लोगों के पास में किताब होगी, तो अपनी किताब का पहला पाठ निकालकर उसमें देखो और पढ़ो। तो देखो, अपन प्रकाश संश्लेषण के बारे में आज पढ़ रहे हैं। पौधों की जो पत्ते होते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं, सभी पेड़ों के ऊपर पत्ते पाए जाते हैं। अब वो पत्ते क्या करते हैं? उन पत्तों के ऊपर सीधे सूर्य की किरणें पड़ती है। या फिर वायु पत्तियों के द्वारा वो श्वास मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर प्रवेश करती है। पौधे की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, मतलब छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों के द्वारा पौधों में वायु प्रवेश करती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवेश करती है। तो उसे रंध्र कोशिका द्वारा जो पत्तियां पूरे छिद्रों से घिरी होती है उसे हम रंध्र कहते हैं। अब उस रंध्र के अंदर वायु प्रवेश करती है और जब सूर्य की किरणें पत्तियों के ऊपर पड़ती है तो सूर्य से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और वायु भी ग्रहण करते हैं। तो इसके बाद जब सभी के मन में सवाल उठता होगा कि पानी तो हम जड़ों में डालते हैं, तो ठीक है, पानी जिसे हम जड़ों में डालते हैं, खाद डालते हैं, तो उन जड़ों के माध्यम से क्या होता है, धीरे धीरे पानी ऊपर तक पहुंच जाता है और खाद्य पदार्थ जो होता है वो भी ऊपर तक आ जाता है पौधों की पत्तियों तक। अब पौधों की पत्तियों से जो सूर्य की किरणों से जो धूप पड़ती है उनके ऊपर, वो वहां से भोजन ग्रहण करते हैं और वायु पत्तियों से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब जल तथा एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं तो ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती है।
को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। और पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में हम आगे पढ़ेंगे, परिवहन कैसे होता है। तो यह सतत अपना मार्ग बनाते हैं और वाहिकाओं के द्वारा पानी ऊपर जाता है और जो वायु होती है वो नीचे आती है। इस प्रकार पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में हरा वर्णक मतलब हरा कलर, हरा रंग होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। जो हरा कलर होता है वो क्या करता है, सूर्य की किरणों को उसके अंदर, पत्ती के अंदर सूर्य की किरणों को संग्रहण करने में सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड खाद्य संश्लेषण में होता है। खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो सूर्य की किरणों से पत्तियों में खाद्य संश्लेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। मतलब सभी पौधों को सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। अगर किसी पौधों के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो वह पौधा मुरझा जाएगा, या फिर जितना सूर्य की किरणों में पौधा बड़ा होता है उतना पौधा जो सूर्य की किरणें नहीं आती है वो बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पतला रह जाएगा और छोटा हो जाएगा। आप भी देखिएगा, किसी पौधे को धूप में रखकर और एक पौधे को किसी छांव में रखकर देखिएगा कि कौन सा पौधा जल्दी बड़ा होता है और कौन सा पौधा धीरे बड़ा होता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन, देखो आगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्या है, सूर्य का प्रकाश, तो इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, निर्मुक्त होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यहाँ पर, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मतलब पत्तियां, इसके ऊपर जब पड़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है और इस प्रकार से पौधों में ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। सभी ने सुना होगा कि पौधे हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। जब हमें शुद्ध वायु प्राप्त होती है तो वह कौन प्रदान करता है हमें, पेड़ जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जल ग्रहण करते हैं और सूर्य की किरणें उनके ऊपर पड़ती है, और सूर्य की किरणें जब पत्तियों में हरे कलर के कारण वो सूर्य की किरणों को अपने अंदर संग्रहित कर लेती है और क्लोरोफिल कहलाता है, जो उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट और
ऑक्सीजन निर्मुक्त होते हैं जो हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम पुस्तक में देख सकते हैं, देखो बच्चों, देखो ये चित्र दिखा रखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखो रंध्र द्वार, एक पत्ती है, एक छोटा सा चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर छोटा सा चित्र दिखाया। अब उस चित्र को हम बड़ा करके देखते हैं तो इस प्रकार से रंध्र द्वार, इसके अंदर द्वार कोशिका है और ये क्या है, इसका द्वार है, ठीक है। और ये इस प्रकार से क्लोरोफिल मतलब हरा कलर पाया जाता है। अब इस अपनी पुस्तक में ध्यान से देखिएगा कि ये चित्र हम किस प्रकार समझ सकते हैं। और आगे देखिए एक चित्र दे रखा है, देखो सूर्य की किरणें पत्ती के ऊपर पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करती है और ऑक्सीजन मुक्त करती है और पत्तियों में क्लोरोफिल जल और खनिज जड़ों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। यह है प्रकाश संश्लेषण। आगे देखिए बच्चों, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य संश्लेषण और भी अन्य खाद्य संश्लेषण होते हैं पौधों के लिए। नाइट्रोजन है जो गैसीय अवस्था में वायु के द्वारा वो प्राप्त करते हैं और किसान अपने खेतों में खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, वो भी पौधों को प्राप्त होता है। उसके जो खनिज पदार्थ है उसके माध्यम से वो प्राप्त कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण की अन्य विधियां। देखो पादपों में मतलब पौधों में पोषण की अन्य विधियां प्रकाश संश्लेषण के अलावा और भी कुछ विधियां हो सकती है पादपों के लिए। देखो यहाँ पर विषम पोषी प्रणाली। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे थे स्वयंपोषी, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या कर रहे थे, सूर्य के प्रकाश से भोजन प्राप्त करते थे, पानी के द्वारा भोजन प्राप्त करते थे, खनिज के द्वारा भोजन प्राप्त करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, विषमपोषी। अन्य विधियों में हम क्या पढ़ेंगे, विषमपोषी, यह वाला हम पढ़ेंगे। विषमपोषी हम पढ़ेंगे। विषमपोषी मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर होने वाला। देखो यहाँ पर एक चित्र दिखा रखा है, परपोषी पादपों पर अमर बेल। मतलब एक अमर बेल, मतलब अमर बेल एक बेल होती है जो थोड़ी पीले कलर की होती है, पीले और हरे कलर की होती है, जो दूसरे पौधों के ऊपर पाई जाती है। वो दूसरों के ऊपर वो बेल पूरी लिपट जाती है, उसके ऊपर फैल जाती है और जब वो फैल जाती है तो उसका भोजन, वही जो बड़ा पौधा होता है वो पौधा उसका भोजन हो जाता है। वो उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है और वह जो पौधा होता है वो धीरे धीरे सूख जाता है और जो अमर बेल होता है वो धीरे धीरे फैलने लगता है। तो क्या होता है, जो अमर बेल धीरे धीरे फैल जाता है, ये चित्र में दिखा रखा है। तो उसे क्या बोलेंगे हम, विषमपोषी। अब विषमपोषी में ये क्या है, परजीवी, मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर है, परपोषी कहलाता है। धीरे धीरे क्या कर लेता है, ये उसका रस, उस पौधे का रस अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और वो धीरे धीरे उस पौधे को सुखा देता है। और आगे देखिए कीटभक्षी पादप, एक चित्र में दिखा रखा है, घटपर्णी या कीटभक्षी। ये चित्र में दिखा रखा है, यहाँ पर देखिएगा, घटपर्णी या कीटभक्षी। इस पौधे के अंदर एक जग जैसा है और उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा है। जैसे ही उस पौधे के अंदर, ऐसा ही पौधा जल में पाया जाता है और जैसे ही कुछ जीव इसके अंदर यहाँ पर बैठेगा, वैसे ही ये ढक्कन बंद हो जाएगा और वह जीव या कीट कुछ भी जो इसके अंदर या फिर तितली ऐसा कुछ बैठा हो तो वो उसके अंदर चला जाएगा और उसका ढक्कन बंद हो जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे वह
जीव उसके अंदर मर जाएगा और नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये पौधा एक कीटभक्षी कहलाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कीटभक्षी पौधा। आगे पढ़ेंगे मृत जीव। अगला पॉइंट है मृत जीव। अपने बाजार में देखे होंगे मशरूम बिकते हुए। जो मशरूम होते हैं वो क्या करते हैं? वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों तथा तनों तथा छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे में आपने भी देखे होंगे। तो जीवन यापन हेतु तो किस प्रकार पोषक की आवश्यकता होती है? दूसरे पेड़ की जो टहनियाँ होती है बहुत दिनों से सड़ी गली होती है और वह काटी हुई कहीं स्थान पर रखी होती है और उसके ऊपर पानी, वर्षा के दिनों में बारिश होती है। तो क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, जो मृत जीवी होते हैं, वो उस सड़ी गली लकड़ियों या टहनियों के ऊपर उगते हैं, गुच्छों के रूप में उगते हैं और एक छातों के समान दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? मशरूम। अब उस मशरूम को क्या बोलते हैं? मृत जीवी। मतलब जो मरे हुए होते हैं। मान लो एक टहनी पड़ी हुई है कहीं खुले स्थान पर, उसके ऊपर बारिश गिर रही हो और अब वो मरी हुई अवस्था में है और उसके ऊपर जो मशरूम उगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मृत जीवी। तो वो मृत जीवी पौधे कहलाते हैं। और हमने देखा होगा कि यह जीव एक कवक या फंजाई कहलाते हैं। जैसे हमने देखा कि जो रोटी पड़ी होगी, 1-2 दिन की पुरानी रोटी कहीं पड़ी होगी और उसके ऊपर जो काला काला फंजाई आ जाता है, वो काली काली रोटी दिखाई देती है, काला काला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कवक या फंजाई। और कभी छतों या दीवारों के ऊपर देखा होगा कि बारिश होती है, बारिश के समय में उसमें हरी हरी घास आ जाती है दीवारों के ऊपर, तो उससे भी हम कवक या फंजाई कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार की जाती है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है? जो मृदा होती है उसमें पोषकों की पुनः पूर्ति कैसे होती है? मतलब मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। अब खत्म होते जाते हैं तो उनकी पुनः पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में या माली या बगीचों में लॉन या गमलों में खाद और डालते हुए देखा होगा? हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि उर्वरक या खाद में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस, ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब मृदा में उनकी मात्रा क्या होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। अब इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। मतलब वापस उसी अवस्था में जो धीरे धीरे कम हो जाती है उसको वापस उसी अवस्था में लाने के लिए क्या करते हैं? खाद डालते हैं। खाद की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादपों में पोषक की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं, मतलब उसको स्वस्थ भी रख सकते हैं। तो पादपों में को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब फसल काट लेते हैं तब
उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। अब वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वायु में नाइट्रोजन मतलब बहुत सारी प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो वायु में नाइट्रोजन पाई जाती है, परंतु पादप उसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करते हैं और पौधे नाइट्रोजन की विलय रूप से ही अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना मटर, राइजोबियम एक ऐसा जीव होता है जो दलहनी पौधों में पाया जाता है, जैसे चने, मटर, मूंग, सेम, अरहर, इनमें यह पाया जाता है। तो फलीदार पौधों में पाया जाता है। तो उनकी जड़ों में छोटे छोटे बूंदों के रूप में देखे होंगे गठान, तो उसमें राइजोबियम पाया जाता है। सोयाबीन की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। तो उन जड़ों में पाया जाता है तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें, तो वो जीव क्या करते हैं, अपना भोजन उनसे सहजीवी संबंध होता है। जो पौधे होते हैं सहजीवी संबंध होता है और धीरे धीरे जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं और वह स्वयं नहीं बनाते, जबकि वो दलहनी पौधों के ऊपर निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से सहजीवी संबंध होता है। संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने में अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस अध्याय में हमने पादपों में अधिकतर क्या पढ़ा है, स्वयंपोषी के बारे में पढ़ा है, स्वयंपोषी है, और परपोषी के बारे में पढ़ा है, परजीवी, और मृतजीवी के बारे में पढ़ा है, और सहजीवी संबंध के बारे में पढ़ा, और अतः विषमपोषी के रूप में समूहीकृत भी पढ़ा है, और कीटभक्षी पौधे क्या कहलाता है, विषमपोषी। आज हमने क्या पढ़ा है, कक्षा 7वीं का पाठ 1 पादपों में पोषण। अब पादपों में पोषण कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में हमने पढ़ा है, और इसके जो प्रश्न उत्तर है, इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, वो हम अगले वीडियो में या फिर हम आप लोगों को किसी PDF के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो बच्चों, यह पाठ ध्यान से एक बार पढ़िए और उसको समझिए, और समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आप लोग समझ जाएं और इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने में और इस अभ्यास प्रश्नों को हल करने में आसान हो जाए। ठीक है बच्चों।